हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि सिविल इंजीनियरिंग होते क्या है, आज हम उस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था अर्बनाइजेशंस के बारे में। फिर हमने अर्बनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी, लाइक हमारे पास कि अर्बनाइजेशन कैसे वर्क करता है, कैसे एक्टिविटीज़ काम करती हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कशन किया था। आज हम इसके क्या करेंगे, अगेंस्ट जो नेक्स्ट आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 2 पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को अभी से हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे कि थर्ड पॉइंट कैसे क्या है। तो तीसरा जो पॉइंट हमारे पास निकल के आता है वो आता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, वो था कि वाटर से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में। हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते क्या हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तीसरी जो हमारे पास मेजर एक्टिविटीज़ होती है सिविल इंजीनियरिंग की, वो होती है वाटर से रिलेटेड। वाटर से रिलेटेड क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो नीड्स होती है वाटर्स की, नीड्स, क्योंकि क्या लिखा हुआ है क्या, वाटर इज ए इम्पॉर्टेंट नीड फॉर द ऑल लिविंग बींग। जितने भी हमारे पास लिविंग बींग होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, चाहे हम ह्यूमंस की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, वो सारे के सारे जीवित प्राणी क्या होते हैं, उनके लिए, जीवित प्राणियों के लिए वाटर क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। वाटर इम्पोर्टेंस है तो हर एक प्राणी के लिए, हर एक लिविंग बीइंग के लिए ये वाटर उन तक पहुंच पाए, इसकी भी जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो इसकी भी जिम्मेदारी हम सिविल इंजीनियर्स के ऊपर ही होती है। तो जो सिविल इंजीनियर्स हैव टू एक्सप्लोर इट, जो भी हमारे पास होगा एक्टिविटीज़, जितने भी हमारे पास वाटर रिसोर्सेज होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर का मतलब उनका पता लगाना पड़ेगा, उनके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, और फाइनली हम उसको क्या करेंगे, जब वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम फाइनली सारी चीज़ें जान पाएंगे, तब जाके हम फाइनली क्या कर पाएंगे, उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, उनके बारे में सारी चीज़ें निकाल पाएंगे, वहाँ से वाटर रिसोर्सेज से वाटर कलेक्ट कर पाएंगे, और देन तब जाके हम क्या कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे, ये कंफर्म कर पाएंगे कि जो वाटर सप्लाई हम प्रोवाइडेड कर रहे हैं किसके लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए, थ्रू आउट द ईयर, वो कंप्लीट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमें ये पता होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, लेकिन हमें एक्सप्लोर करना किसको है, तो जितने भी हमारे पास वाटर रिसोर्सेज होते हैं, किसकी बात हो रही है, वाटर रिसोर्सेज की बात हो रही है। वाटर रिसोर्सेज का मतलब वाटर के रिसोर्स कहाँ पे है, कहाँ कहाँ से हमें वाटर मिल सकता है। तो जब वाटर रिसोर्सेज की बात आती है तो वहाँ पे ये चीज़ें क्लियरिफाई बोली गई हैं कि जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। वाटर रिसोर्सेज को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक को बोला गया है क्या, कि सरफेस वाटर। एक क्या बोला गया है, एक बोला गया है हमारे पास सरफेस वाटर, और दूसरा हमारे पास बोला गया है सब सरफेस वाटर। एक हमारे पास सरफेस वाटर है, चलिए मैं ऊपर से दोबारा लिख दे रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, और वाटर में रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो एक तो हमारे पास आ गया सरफेस, जो सतह पे हमारे पास मिलता है, सरफेस वाटर, और दूसरा हमारे पास होता है सब सरफेस वाटर। दूसरा हमारे पास होता है सब सरफेस वाटर। सरफेस का मतलब जो हमारे पास सतह के ऊपर है, जो हमारे पास सतह के ऊपर वाटर दिख रहा है वो सतह पे, और ये सतह से नीचे वाले सब सरफेस कहलाते हैं। तो सतह वाले हमारे पास सरफेस होंगे और नीचे वाले सब सरफेस कहलाएंगे। फर्दर इन सरफेस वाले को भी अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। अलग अलग कैटेगरी कैसे कैसे, सरफेस में वाटर हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो जितने भी हमारे ओशियंस हैं, जितने भी हमारे पास महासागर हैं, सागर्स हैं, उन सागर्स में हमें समुद्र में देखने को मिलता है। इनके अलावा और कहाँ हमारे पास सरफेस पे देखने को मिलता है, रिवर्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास लेक हैं उन लेक में देखने को मिलता है। जितनी भी हमारे पास छोटे मोटे पॉन्ड हैं उन पॉन्ड्स में देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास सोर्सेज हैं जहाँ पे हमारे पास सरफेस वाटर देखने को मिलता है। दूसरा हमारे पास होता है सब सरफेस। सर्फ सरफेस हमारे पास कहाँ होता है, ये मोस्टली हमारे पास ग्राउंड वाटर होते हैं। अब इनको कैसे हम गेन करते हैं, तो या तो हम इनको ट्यूबवेल से गेन करें, हम क्या कर सकते हैं, ट्यूबवेल का यूज़ कर सकते हैं, समर्सिबल पाइप का यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा ट्यूबवेल के अलावा हम क्या कर सकते हैं, समर्सिबल यूज़ कर सकते हैं, हैंड पंप्स यूज़ कर सकते हैं, हैंड पंप यूज़ कर सकते हैं, या जो हमारे पास ओपन वेल होता है जिसको कुआं बोलते हैं,
हम ओपन वेल का भी सहारा ले सकते हैं ऐसी चीज़ों को निकालने के लिए, ऐसे वाटर को कलेक्ट करने के लिए। ये तो हमारे पास सरफेस रिसोर्सेज हुए। रिसोर्स का मतलब कहाँ से हमें वाटर मिल सकता है, उस चीज़ को बोलते हैं रिसोर्स। तो सबसे पहली चीज़ ये वाटर के बारे में हमें पता लगाना होगा कि रिसोर्सेज है कहाँ पे। तो रिसोर्स पता चल गए। सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी हमारे पास देखने को मिलती है वो सरफेस वाटर की मिलती है, और कम क्वांटिटी हमारे पास होता है अराउंड, वो किसका होता है, वो हमारे पास होता है सब सरफेस का। ओशियन में जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसका अप्रॉक्सीमेट 97% वाटर तो क्या होता है, ओशियन में होता है। और आप लोगों को ये भी अच्छी तरह से पता है कि जितने भी हमारे पास ओशियन वाटर होता है वो क्या होता है, सैलाइन होता है। अब सैलाइन का मतलब क्या है कि वो खारा पानी का होगा, उसमें क्या होता है, साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। हम अगर ये चीज़ें हटा के ये लिख सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, साल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी, नमक ज़्यादा होगा। और जिस पानी में नमक ज़्यादा होगा उसकी बाय डिफ़ॉल्ट हार्डनेस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और उस वाटर का हम डायरेक्टली ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या नहाने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए कहीं पे भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास वाटर का रिसोर्सेज पता किए, ये सारी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी क्यों पड़ी। तो आप देखिए क्या मेंशन था कि जितने भी हमारे पास पॉइंट देखिएगा, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, अर्बन एरियाज होते हैं। अर्बन एरियाज लास्ट क्लास में हमने देखा था, अर्बन एरियाज में क्या था, एक टर्म्स आया था हमारे पास निकल के, वो क्या था, अर्बनाइजेशन। क्या था टर्म्स, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। तो शहरीकरण में हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि बहुमंजिली इमारत बनाई जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं। और जब इमारतें बहुत बड़ी बनाएंगे तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल इंजीनियर की होती है, क्योंकि बड़ी मकान जिसने बनाया वो बनाया सिविल इंजीनियर्स ने। तो जब बहुमंजिली इमारतें बनाई, जैसा कि आपको इमेज में भी शो हो रहा है कि बहुमंजिली इतनी ऊंची ऊंची इमारत बना दी, तो इन ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए वाटर सप्लाई भी किसका काम होता है, तो ये सप्लाई भी सिविल इंजीनियर का काम होगा। और वाटर अगर सप्लाई करनी है थ्रू आउट द ईयर, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन सप्लाई कर दिए और बाकी साल भर वो प्यासे मरेंगे। तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक लगातार उनको वाटर प्रोवाइड करानी है, तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज का पता करना होगा और उसको एक्सप्लोर करके फिर वहाँ तक पानी पहुँचाना होगा। ये तो बात हुई अर्बन एरियाज की, जो शहरी एरिया वाले थे, जिनके लिए क्या था, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना हमारे लिए चैलेंज था। हमने उस चीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट किया। लेकिन यही चीज़ें अगर रूरल एरिया की बात करें, तो जो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो शहर से काफ़ी दूर हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों का मेन पर्पज़ क्या होता है, वहाँ का जो रोजी रोजगार चलता है वो किस पे चलता है, एग्रीकल्चर पे चलता है। एग्रीकल्चर का मतलब है खेती करना। अब जितने भी हमारे पास लोग खेती करते हैं, वो खेती के लिए कहीं ना कहीं क्या चाहिए, उनको सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं क्या चाहिए, इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है अच्छी तरह से कि जहाँ पे सिंचाई की सुविधा जितनी अच्छी होगी, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उतना ही अच्छा हमारे पास क्या होगा, पैदावार होगी। तो हमारे पास इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो रूरल एरिया में सिंचाई की व्यवस्था करना भी सिविल इंजीनियर का काम हुआ। अब इन्होंने ये कैसे किया, तो जब हमारे पास क्या पता चला कि हमारे नीड पड़ी इरिगेशन की, तो हमने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जिनको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको डैम बताते हैं, एक बांध जिसको बोला जाता है। उन बांध से फिर क्या निकाली जाती है, कैनाल्स निकाली जाती है, बहुत बड़ी बड़ी कैनाल्स निकाली हैं। फिर इन कैनाल से भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे क्या निकलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली जाती है। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्या करती है, छोटे छोटे नालाओं में छोटे छोटे क्या होते हैं, पाइप्स की बात करें या छोटे छोटे टाइप में, कैनाल्स के टाइप में डिवाइड होके और कहाँ तक जाती है, ये हमारे खेतों तक आती है। और जब खेतों तक आएगी तो क्या होगा, हमारे क्रॉप का, जो हमारे पास फसल की जो पैदावार है, वो पैदावार क्या हो जाएगी, पैदावार को इंग्लिश में बोलते हैं ईल्ड। तो जो हमारे क्रॉप की ईल्ड है, वो ईल्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब पैदावार बढ़ जाएगी तो किसानों की आमदनी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये पैदावार बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। और वो सिंचाई व्यवस्था भी कौन करते हैं, सिविल इंजीनियर्स ही करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा, डैम्स देखा। डैम्स के बाद कैनाल आया, कैनाल से छोटे छोटे कैनाल डिस्ट्रीब्यूट होकर छोटे छोटे कैनाल्स में डिवाइड हो गए, और फिर वो पानी कहाँ तक पहुँचा, फील्ड तक पहुँचा। जिस हिसाब से क्रॉप लगाई है उस क्रॉप के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, डिफरेंट चीज़ें, मीन्स जिस क्रॉप में कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की, उतनी क्रॉप हम प्रोवाइड करा देंगे। अब ये डैम से कैनाल बनाया, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिमिलर चीज़ें जब हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जब पानी को हम क्या कर रहे थे, घरों तक पहुँचा रहे थे अर्बन एरियाज़ में, तो हम क्या कर रहे थे,
जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हम क्या करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू करते हैं। सब लोगों ने देखा होगा, अगर कोई अर्बन एरियाज में रहता है तो उनके घरों में पाइपलाइन आती है। अब पाइपलाइन आ रही है तो उस पाइपलाइन में कितना प्रेशर होगा, कहीं पाइप ज़्यादा प्रेशर की वजह से फट तो नहीं जाएगा, कितना पानी तक देना है, कितने टाइम तक देना है, ये बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। बहुत सारी इनमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास कैलकुलेशन निकल के आती है। और ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में, कोई पाइपलाइन के डायमीटर कितना रखेंगे, जो पाइप जा रहा है वो किस टाइप का पाइप होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पाइप 2 साल या 3 सालों में ही ख़राब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देखना होता है। किस टाइप के जॉइंट्स हमारे पास पाइप में दिखेंगे, वो सारी चीज़ें सिविल इंजीनियर्स को ही ध्यान रखनी होती है। तो यही चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कि जब हमारे पास रूरल एरियाज में, जब हमारे पास रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर पर्पज़ की ज़रूरत पड़ी तो सिविल इंजीनियर्स ने क्या किया, हैव टू बिल्ड, उनको बनाना पड़ा, डैम्स बनाने पड़े। किसके लिए, सिंचाई के लिए। शहरी इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए वाटर टैंक बनाने पड़े, जो अभी इमेज आपको दिखाऊंगा वाटर टैंक क्या होते हैं। और वाटर टैंक क्या करेगा, जहाँ पे वाटर टैंक बना देंगे उससे क्या होगा, ब्रिंग वाटर टू द हाउस होल्ड, जितने भी हमारे पास घर होंगे उस घरों में पाइपलाइन के थ्रू क्या हो जाएगी, पानी पहुँच जाएगी। और डैम का यूज़ कहाँ होगा, डैम जो होगा वो फील्ड तक पानी पहुँचाया जाएगा। कैसे, कैनाल से, जो नहर बोलते हैं, नहर से, और डिस्ट्रीब्यूटरी से, जो नहर के जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरी पार्ट होते हैं उससे। डायरेक्टली हम नहर से सिंचाई क्यों नहीं करते, तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये आ जाता है कि जो कैनाल होता है, डायरेक्ट हमने क्या किया, डैम बताया, और डैम से हमने क्या किया, कैनाल बना दिया। तो कैनाल में क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। मीन्स पानी जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा पानी है। और जब पानी बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड बात करें, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, वो वेलोसिटी भी क्या होगी, बहुत ही हाई होगी। वेलोसिटी कितनी कैसी होगी, हाई होगी। बहुत तेज़ पानी बह रहा होगा उसमें, क्योंकि डैम से डायरेक्ट पानी निकल रहा है। एक तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, दूसरा उस पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे में हम उस पानी को डायरेक्टली फील्ड पे छोड़ दिए तो जो भी फसल के लिए हम सिंचाई करने के यूज़ कर रहे हैं वो फसल को ही नष्ट कर देगा, फसल को ही बर्बाद कर देगा। इसलिए हम डायरेक्टली जो मेन कैनाल होती है, जो बड़ी बड़ी कैनाल होती हैं, उनसे हम डायरेक्ट सिंचाई नहीं करते। उनसे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी निकालते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूटरी निकालने के बाद ही क्या करते हैं, हम सिंचाई करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी था, ये उसका फंक्शन था। अब जो हमारे पास ये डैम आपको दिख रहा है, तो डैम्स आपके पास दिख रहा है कि ये डैम्स का क्या है, दूसरा साइड है। एक उस साइड क्या होगा, अपर साइड होगा, और ये है हमारे पास लोअर साइड। अगर इस इमेज में आपको क्लियर है, फिर हम दूसरे इमेज में इसको और आसानी से क्लियर करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जहाँ पे नीचे की साइड क्या होता है, हमारे पास वाटर का लेवल कम होता है, तो इसको बोलते हैं क्या, एक डाउन स्ट्रीम। ये हमारे पास क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। और जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। क्या होगा, अप स्ट्रीम। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे एक डैम लगाया हुआ है, और डैम में ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्या है, गेट हैं। यहाँ से क्या होता है, जैसे जैसे हमें जितनी ज़रूरत पड़ती है हम वाटर को क्या करते हैं, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में पास कर देते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे अप स्ट्रीम में ज़रूरत नहीं होती है। अब डैम कैनाल का सिस्टम क्या होता है कि अगर सोचिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी ये फाटक ओपन है, जो भी ये गेट ओपन है, उन सारे गेट को मैं यहाँ से सपोज करिए ऐसे क्लोज कर देता। उन सारे गेट को अगर मैं क्लोज कर देता तो इस अपर साइड में जो हमारे पास, अगर वो गेट ओपन हो जाता तो जो हमारे पास अप स्ट्रीम है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएस लिख रहा हूँ, जो अप स्ट्रीम है वहाँ पे वाटर का लेवल क्या होता है, वाटर का लेवल ऊंचा होने लगता, मीन्स पानी और भरने लगता। तो इस केस में क्या किया जाता है, जब यहाँ पे वाटर का लेवल अवेलेबल, आसानी खासी लार्ज क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है, तो हम यहाँ आसपास में क्या करते हैं, यहाँ से एक कैनाल का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से हम एक रिवर से कैनाल निकाल दिए तो वो कैनाल में देखिए जैसे जैसे यहाँ से वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी वो सीधे पानी कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफ़र होकर कैनाल में जाएगा। लार्ज क्वांटिटी में पानी जाएगा, तो अगर इसके आसपास कोई डायरेक्टली यूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे, एक इसका डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल निकाल देंगे, इनमें से एक छोटी सी नहर निकाल देंगे और वहाँ से हम फील्ड को सिंचाई करेंगे। डायरेक्ट इससे सिंचाई नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये लास्ट अभी बताया था मैंने कि इनकी स्पीड और क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कैनाल निकालते हैं। जब कैनाल मेन डैम से निकलती है तो कैसे दिखती है, तो वो हमारे पास इस टाइप में कैनाल दिखती हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, कैनाल से दिख रही हैं। ये हमारे पास क्या है, मेन कैनाल है, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मेन कैनाल बोलते हैं।
फिर मेन कैनाल से एक छोटी सी कैनाल निकलती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है मेन कैनाल से हमने क्या किया, छोटे डिस्ट्रीब्यूटरी निकाल दिए। फिर इन छोटे छोटे से भी क्या होता है, और छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरी निकालते हैं और डायरेक्ट फील्ड पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है, यहाँ पे एक क्रॉप दिख रही है, उस क्रॉप में हम क्या कर रहे हैं, सिंचाई यूज़ कर रहे हैं इरीगेशन के लिए। तो पहले कैनाल बनी, कैनाल से उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनी, और फिर लास्ट में हम खेतों तक उसको क्या कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। ये तो बात हो रही किसके, रूरल एरिया में जब हमारे पास क्या पड़ा, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ी, इरिगेशन की हमारे पास रिक्वायरमेंट पड़ी, तो हम रूरल एरिया में उसकी बात कर रहे हैं। अर्बन एरियाज में हमने क्या बात की थी, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अर्बन एरियाज में हमने डिस्कस किया था वाटर सप्लाई की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अर्बन एरियाज में क्या लिखा था कि हम वाटर टैंक बनाते हैं। हम क्या करते हैं, वाटर टैंक का सहारा लेते हैं। तो हमारे लिए हर घर तक पानी पहुंचाना जिम्मेदारी है। तो हर घर तक पानी कैसे पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वाटर के टैंक बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, वाटर के टैंक बनाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, और फिर यहाँ से वाटर टैंक से क्या करते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वाटर पाइपलाइन का यूज़ करके हर घर तक पानी को क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। हर घर तक पानी पहुँचाने का काम वाटर। और जब पानी पहुंचाएंगे तो किसके थ्रू पहुंचाएंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास वाटर टैंक के शेप देख रहे हैं। रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, इंटेज भी हो सकता है, कोनिकल भी हो सकता है, डोम भी हो सकता है, या स्फेरिकल, जैसे भी हमारे पास ज़रूरत है रही है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या करते हैं, उसको बना लेते हैं। फिर आप बात आती है पाइपलाइंस की, कि जब घरों तक पानी पहुंच रहा है पाइपलाइन के थ्रू, तो हमारे पास पाइपलाइंस भी क्या होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट देखेंगे आपको, एल्बो दिख रहा है, टी दिख रहा है, नीज दिख रहा है, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास जॉइंट होते हैं। उन जॉइंट्स को हम लेटर काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी हमारे पास देखने को मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, कि जो सबसे अलावा जो हमारे और सुख सुविधाओं की चीज़ों की बात करें, तो उनमें आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उनमें क्या आ जाता है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये जानना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि यातायात, इसको क्या बोलते हैं, कि एक प्लेस से, कोई प्लेस ए है, यहाँ से किसी दूसरे प्लेस पे क्या करना, मूव करना। क्या करना, मूव करना। अब वो मूव कौन कर सकता है, वो मूव चाहे हम पीपल्स की बात करें, लोग कर रहे हैं तो भी हम ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, या फिर जो लोग के अलावा जो भी हमारे पास गुड्स हैं, जो हमारे पास सामान हैं, वो सामान अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं तो भी उनको क्या कहला जाता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और जिस मोड से होता है वो अलग अलग मोड हो सकते हैं। अलग अलग मोड्स मीन्स या तो हो सकता है वो रोड से जा रहा हो, या दूसरा हो सकता है रेल के थ्रू जा रहा हो, या हो सकता है कि वो एयरवेज के थ्रू जा रहा हो, एरोप्लेन से, या कोई शिप से वाटरवेज के थ्रू जा रहा हो, पानी वाले जो जहाज़ चलते हैं उसके थ्रू। तो हम यहाँ पे बस ये जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन करना है मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करना है, पीपल्स हैं, लोग हैं, या जो सामान है उनको पहुँचाना है, तो उनको क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। अब जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती ही है, जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कि अलग अलग मोड देखने को मिलते हैं। जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जैसे ही हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो हम इसके मोड के बारे में देखेंगे, तरीके। जैसे अभी मैंने बात की थी, कौन कौन से मोड हमारे पास देखने को मिलता है, तो सबसे पहला होता है रोडवेज, तो हम रोडवेज के बारे में पढ़ते हैं। फिर दूसरा आता है हमारे पास रेलवेज, तो हम रेलवेज के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा आता है हमारे पास एयरवेज, तो हम एयरवेज के बारे में पढ़ते हैं। और फोर्थ हमारे पास होता है वाटरवेज, तो हम वाटरवेज के बारे में भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये चार हमारे पास मोड्स होते हैं। चार मोड्स हैं हमारे पास एयरवेज, सबसे अगर बात करें रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। तो सबसे पहला हमारे पास आ रहा है रोडवेज, तो हम रोडवेज के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। अगर रोड की बात करें तो रोड के लिए भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिजाइन करनी पड़ती है, उनको बनाना पड़ता है। इनबिल्ट पहले से बने बनाए नहीं मिलते। तो जब रोड बनाते हैं तो रोड बनाते समय हमें क्या रखनी पड़ती है ध्यान, कि उसकी मोटाई कितनी रखनी पड़ेगी, जो रोड बना रहे हैं वो कितनी डेप्थ तक बनानी पड़ेगी, उसकी फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए, सरफेस फिनिशिंग। सरफेस फिनिशिंग का मतलब सरफेस कैसा होगा, अगर सरफेस की बात करें तो आपने सरफेस भी देखा होगा, आपने सतह, सरफेस का मतलब होता है सतह। तो सतह अगर बात करें रोड की तो जनरली दो कलर की दिखती है। अगर आरसीसी रोड होगा तो आपके पास ग्रे कलर का दिखेगा, भूरे कलर की सतह दिखेगी। अगर वो बिटुमेन की रोड होगी, बिटुमेन मीन्स कहीं कहीं डामर बोलते हैं, कहीं तारकोल बोलते हैं, तो ये हमारे पास ब्लैक कलर का दिखता है सतह। वो कैसा दिखेगा, हमारे पास रोड काली रोड दिखती है। पहला चीज़ को सतह हमें क्लियर चलेगी, पता चल गया कि सतह कैसा होगा, या तो हमारे पास ग्रे कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा।
क्रॉस ड्रेनेज की तरह रखेंगे कि वहाँ पे अगर कोई बरसात हो तो पानी रोड पे ना लगे, इसके लिए हमारे पास कुछ ऊंचाई रखनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल कर्व कैसे रखना है, मोड़ाव। वर्टिकल कर्व कितना रखना है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही। ये सारे के सारे टर्म्स किसकी ड्यूटी होती हैं, तो ये सारे के सारे जो टर्म्स अभी तक हमने देखे हैं ये सारी की सारी ड्यूटीज होती हैं सिविल इंजीनियर की। क्योंकि अगर इन चीज़ों में उन्होंने गलती की, सिविल इंजीनियर्स ने गलती की, तो कहीं ना कहीं वो हमें खामियाजा भुगतने को मिलता है। और वो खामियाजा किस टाइप को भुगतने को मिलेगा, तो वो खामियाजा ऐसे होता है कि ये ड्यूटी अगर उसने प्रॉपरली डील नहीं की तो कहीं ना कहीं नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो प्रॉपरली डिजाइन होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कलवर्ट की बात करें, जो हमारे पास ब्रिज आते हैं, कलवर्ट आते हैं, टनल्स आते हैं, ये भी सिविल इंजीनियर का ही काम होता है। रेलवेज के बारे में डिजाइन करना, वाटरवेज या एयरवेज के बारे में, सारी चीज़ें ये सिविल इंजीनियर ही डील करते हैं। तो प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए, इंटरसेक्शन प्रॉपर होना चाहिए कि रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो भी प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएंगे। जैसा कि आपको इमेज के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे इस इमेज में दिख रहा है कि ये क्या है, टर्न आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है राइट में टर्न है। तो आपने पढ़ा होगा 10th और 12th में कि वहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास काफ़ी डिटेल में बताया जाता है। एक होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो क्या करता है, इसके काउंटर बैलेंस में लगता है। अभी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ही बस बात करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है कि किसी भी अगर सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो उसको क्या करता है, अपने ही सर्कल की तरफ एक फोर्स लगता है। अगर जैसे एग्जांपल देखना है कि आप क्या करो, एक बाल्टी या फिर कोई पत्थर को क्या करो, होल्ड करके अगर सर्कुलर रोटेट करो और उसको छोड़ो तो फ्रीली काफ़ी दूर तक जाता है। यही चीज़ें हमारे पास क्या आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी देखने को मिलती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे देखने को मिलती हैं कि अगर आप इस डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं और आउटर फेस आपका ऊंचा नहीं हुआ तो आपकी गाड़ी सीधे बाहर की तरफ चली जाएगी, ना कि इस रोड की तरफ मूव करेगी। तो ये फोर्स ना रखें तो हम क्या करते हैं, इनर वाले रोड को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, आउटर वाले फोर्स को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और ये चीज़ें ई से डिनोट करते हैं और बोलते हैं इसको सुपर एलिवेशन। ये चीज़ें भी सिविल इंजीनियर ही डिज़ाइन करता है। दूसरी चीज़ें, रोड पे चल रहे यूजर्स को, जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके लिए प्रॉपर वो क्या करता है, साइन का निर्माण करता है कि कहाँ पे स्टॉप साइन होंगे, कहाँ पे कैसे साइन होंगे। साइन के अलावा रोड पे मार्किंग की भी हमारे पास व्यवस्था होती है और ट्रैफिक सिग्नल की भी हमारे पास क्या होती है, व्यवस्था होती है। ये सारी डिजाइनिंग कौन करता है, सिविल इंजीनियर का ही काम होता है, सिविल इंजीनियर ही करता है। साइन की बात, मार्किंग की बात करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट कलर से एक हमारे पास पट्टी बनी हुई है, क्या शो कर रही है, ये हमारे पास किनारा वाला लाइन है जिसको बोलते हैं एज लाइन। एज लाइन को क्या किया गया है, व्हाइट कलर से मार्क किया गया है कि ड्राइवर समझ जाए कि ये हम किनारे तक आ गए हैं। ऐसा नहीं कि वो सोचे और रोड इधर तक और है, चलिए दिन में तो दिख जाएगा, रात में अगर नहीं दिखती तो वो क्या करे, उसको एज लाइन क्लियरली मेंशन होती है। वैसे ही हमारे पास क्या दिखता है, यहाँ पे सेंट्रल लाइन दिखता है, ये यहाँ पे डॉटेड लाइन से सेंट्रल लिखा हुआ है, यहाँ पे रेगुलर लाइन से शो किया गया है। दोनों इमेज इसलिए लाया हूँ कि जो यहाँ पे सेंट्रल लाइन दिखा गया है, यहाँ पे कंटिन्यूस येलो कलर से दिख रहा है, यहाँ पे सेंट्रल लाइन डॉटेड कलर से दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर ये रेगुलर दिख रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप इस लेन पे जा रहे हैं तो आपको क्रॉस नहीं करना है, ये कंटिन्यूस है, अगर आपने क्रॉस किया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मतलब है, डॉटेड का मतलब है कि आप इस लेन पे जा रहे हैं तो आप फ्री हैं, आप चाहे इस पे जाएं चाहे इस पे जाएं, आप फ्री हैं, किसी भी लेन पे मूव कर सकते हैं इन दोनों में से। सिमिलर वे में इस पे चलने वाला वो भी फ्री है कि चाहे इधर से इधर आ जाए, इधर से इधर आ जाए, किधर भी वो जा सकता है, फ्री है। लेकिन इस केस में अगर वो रेगुलर लाइन है तो वो फ्री नहीं है, अगर ये इधर से उधर गया या उधर से इधर आया तो एक्सीडेंट, उस केस में 100% चोटी होती है एक्सीडेंट होने की। इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसा रेगुलर साइन, तो ये मार्किंग की जाती है, साइन बनाए जाते हैं ताकि हमारे पास अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा जैसे हमने बात की थी क्रॉसिंग की, कि हमारे पास जो क्रॉसिंग बनाते हैं वो क्रॉसिंग भी प्रॉपरली होनी चाहिए। तो क्रॉसिंग के लिए हम क्या करते हैं, ओवर ब्रिज का यूज़ कर लेते हैं। जब हमारे पास क्या होता है, ओवर ब्रिजेस का यूज़ होता है, या फिर ओवर अगर ब्रिज नहीं बना पा रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, अंडर पास बना लेते हैं, ज़मीन के नीचे से रास्ता। जैसे कि आजकल जितने भी रेलवे क्रॉसिंग थी वो रेलवे क्रॉसिंग पे आपने देखा होगा कि अब क्या होने लगे हैं, अंडर पासेज बनने लगे हैं, कि ट्रेन के नीचे से रास्ता जाने लगा है। तो अंडर पासेज का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ओवर ब्रिज का यूज कर सकते हैं, ताकि इस केस में क्या हो कि जो रोड, एक रोड दूसरे रोड से क्रॉस कर रहा है उस केस में एक्सीडेंट ना हो। फिर इनके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है अंडर पासेज, कि ये हमारे पास ज़मीन है और इस ज़मीन के नीचे से क्या किया गया है, एक रास्ते को निकाल दिया गया है, तो वो क्या है, हमारे पास अंडर पास है। अंडर का मतलब होता है नीचे से क्या हुआ है, पास हुआ है, नीचे से पास हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ा था अंडर पास। ये हमारे पास
टिपिकल टाइप के क्या देख रहे हैं कि इसने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को क्या किया गया है कि अगर ये ट्रैफिक हम ओवरब्रिज अगर नहीं होता तो सोचिए कि यहाँ पे क्रॉस करने के लिए कितना आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है कि आपको n नंबर्स ऑफ लेन दिख रहे हैं, हर लेन का कोई ना कोई मकसद है। तो ऐसे जो हमारे पास क्या होता है, ये क्या होता है, क्रॉसिंग्स होती हैं। जब हमारे पास क्या होती है, टिपिकल क्रॉसिंग आ जाती हैं, जब उस क्रॉसिंग पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, ओवर ब्रिज का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक ओवर ब्रिज बनाया गया है, डिफरेंट टाइप का ओवर ब्रिज बन गया। अब ओवर ब्रिज में अलग अलग लेवल पे अलग अलग गाड़ियाँ जा रही हैं तो एक्सीडेंट होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो गई, कम क्या, शून्य के बराबर हो गई। फिर यही चीज़ें आती हैं। दूसरा जो हमारे पास मोड होता है ट्रांसपोर्टेशन का, किस टाइप से और हम मूव कर सकते हैं, तो दूसरा हमारे पास देखने को मिलता है रेलवेज, रोडवेज के बाद रेलवेज। तो रेलवेज में भी हमें बहुत सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है, डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग करेंगे, फिर डिज़ाइनिंग के बाद ही क्या होता है, रेलवे तैयार होता है। रेल होता है, रेल मतलब पटरी, पटरी के नीचे ऐसे देख रहे हैं आपको हॉरिजॉन्टल, वो स्लीपर कहलाते हैं। ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके पीछे भी डिज़ाइन करने का। फिर इसके बाद अगर बात करें तो तीसरा हमारे पास वे था वाटरवे, एयरवेज का था। तो एयरवेज में हमें क्या डिज़ाइन करना पड़ता है, तो अगर एयरवेज की बात करें, तीसरा जो हमारे पास मोड था वो मोड था एयरवेज। एयरवेज में हमें क्या क्या डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, एयरवेज में हमारे पास डिफरेंट टाइप के एयरपोर्ट डिज़ाइन करने पड़ते हैं, और एयरपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास रनवे डिज़ाइन करनी पड़ते हैं। रनवे की डिजाइनिंग होती है। रनवे आप डिजाइन 7 सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, 7 सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है पूरी की पूरी। रेलवे एयरवेज कैसे डिज़ाइन की जाती है, एयरवेज मतलब एयर में ट्रांसपोर्टेशन होगा तो एयरपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए हमारे पास रनवे का डिजाइनिंग करना पड़ता है कि कितनी स्पीड से कितनी हवाएं चलेंगी। क्योंकि आप सोचिए अगर प्लेन उड़ रहा है और वहाँ पे अगर विंड स्पीड काफ़ी अच्छी खासी है, तेज़ विंड चल रही है, तो वो भी रनवे को क्या करेगा, प्लेन की हाइट को या सारी चीज़ों को वो क्या करेगा, अफेक्ट करता है उसके उड़ान पे। चौथा जो है वो वाटरवेज है। वाटरवेज सबसे हमारे पास चीपेस्ट होता है पानी से जो यात्रा करना, क्योंकि जो पानी वाले रास्ते होते हैं ये ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, नेचर के द्वारा हमारे पास गिफ्ट हैं। ये क्या है, नेचुरल गिफ्ट हैं। ये वाटरवेज हमें बनाने नहीं पड़ते, ये बने बनाए होते हैं, डायरेक्टली हमें यूज़ करना होता है। कोई भी ह्यूमन है वो रिवर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बड़ी हो जाए। कहीं पे भी महासागर नहीं बना सकते, कहीं पे भी रिवर नहीं बना सकते, ओशियंस नहीं बना सकते। तो ये गिफ्टेड होता है। जहाँ पे हमारे पास ओशियंस हैं, रिवर हैं, उनके किनारे हम क्या कर देते हैं, उनके किनारे भी सी पोर्ट बनाते हैं। सी पोर्ट, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, या दूसरा नाम हमारे पास होता है हार्बर। दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, हार्बर बना देते हैं। तो या तो आप सी पोर्ट की बात करें या हार्बर की बात करें, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है बंदरगाह, तो हम बंदरगाह बना लेते हैं। वहाँ से सामान की क्या होती है, जैसे ही हमारे पास बंदरगाह बन जाएंगे वहाँ से हम सामान को क्या करेंगे, लोडिंग करते हैं, फिर अनलोडिंग करते हैं। सामान को लादना उतारना बंदरगाह के किनारे से ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बंदरगाह के भी हैं। तो ये थे हमारे लेक्चर्स। इसके अलावा आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड के कुछ हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। मीन्स आप देखिए उनके बारे में, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में आप इनके बारे में सर्च करिए, इनके बारे में जानिए, इनके बारे में यूट्यूब पे वीडियो देखिए कि ये कैसे कैसे सिविल के आश्चर्यजनक स्ट्रक्चर्स हैं जो आज भी इस दुनिया को आश्चर्य कर रहे हैं कि कितने हज़ारों साल पहले बने थे और आज भी वो सर्वाइव कर रहे हैं सेम स्ट्रेंथ के साथ। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, एक्वेडक्ट ऑफ सिजोविया है, फिर हमारे पास ब्रिज है, पनामा कैनाल है, हूवर डैम है, गोल्डन गेट है, इंग्लिश चैनल है, बुर्ज खलीफा है, और इसके अलावा हाईवान ब्रिज है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप कभी सर्च करिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानिए, फिर देखिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग कैसे ग्रो होती है। ओके, थैंक यू क्लास। अगले जो लेक्चर्स में हम हैं, अगले जो हमारे पास वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगेन थैंक यू क्लास।